शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसे 14 साल तक आपने टीवी के पर्दे पर देखा। पहले एक बहू के तौर पर उससे बहुत प्यार किया और बाद में अपने विरोधियों को टीवी पर तेज तर्रार तरीके से जवाब देते देखा। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें अपनी कैबिनेट का सबसे कम उम्र का मंत्री बनाया। प्लीज वेलकम भारत सरकार की एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी। और आज स्पेशल शो के लिए आज की हमारी जज है जानी मानी पत्रकार आरती जयरथ। इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज की जज आरती जयरथ की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और जो स्मृति ईरानी जिनका इतना स्वागत हुआ है, कम इतनी तालियां बजती हैं स्मृति जब कोई आपकी अदालत में आता है, तो बहुत फैन है आपके यहाँ पर। लेकिन आपसे इल्जाम लगाएं, सफाई मांगे, उससे पहले एक नजर डालेंगे स्मृति ईरानी के पॉलिटिकल करियर। मैं स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति ईरानी भारत सरकार की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मिनिस्टर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्मृति ईरानी को ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण और शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। स्मृति ईरानी को जनता में पहचान मिली सास भी कभी बहू की तुलसी के रूप में। अपनी लाजवाब एक्टिंग से स्मृति ईरानी ऐसी बहू बन गईं जिसे करोड़ों लोगों ने प्यार दिया। जब स्मृति ईरानी की पॉपुलैरिटी पीक पर थी, तब स्मृति ईरानी ने बीजेपी ज्वाइन की। 2001 में स्मृति ईरानी को बीजेपी की महाराष्ट्र यूनिट में यूथ विंग का इंचार्ज बनाया गया। इसके बाद स्मृति ईरानी को बीजेपी महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। 2013 में स्मृति ईरानी बीजेपी की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनी। दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाली स्मृति ईरानी ने कामयाबी और लोकप्रियता के इस शिखर तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष किया है। आपकी अदालत में स्मृति ईरानी अपनी पैरवी खुद करेंगी। तो मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी का। आपकी अदालत में यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी पर आरोप है कि ये सिर्फ अपनी परवाह करती हैं। स्मृति जी, आपने देखा कि देश की जनता ने आपको कितना प्यार दिया। तुलसी वेरानी के तौर पे देश की बहू के रूप में इतना प्यार दिया, और आप उस जनता को छोड़ के राजनीति के चक्कर में पड़ गई। मुझे लगता है उस जनता का प्रतिबिंब आज, और विशेषतः नौजवानों का प्रतीक आज आपके स्टूडियो में आपके समक्ष बैठा है। जैसे ही आपके इल्ज़ाम की घोषणा हुई, ये सब हंस पड़े। तो इनकी हंसी ही बताता है कि आपके इल्ज़ाम में कितना दम है। क्यों? स्मृति जी, जो इन लोगों ने आपको प्यार दिया, जो लोकप्रियता दी, उसने आपको राजनीति में पहुंचाया। राजनीति में आप भारत सरकार में सबसे कम उम्र की बड़े मंत्रालय के मंत्री बन गई। जनता को क्या मिला? मुझे लगता है आज नौजवानों की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपने जीवन में अपनी किस्मत का निर्णय खुद लेना चाहते हैं, और उस निर्णय प्रक्रिया में चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ऐसे डिवाइसेस या कुछ ऐसे रास्ते मिले जिसके माध्यम से वो क्या करियर चुनना चाहते हैं उसमें कोई इनेबलिंग हाथ हो। ये ना हो कि सामने से कोई डंडा बजा रहा और कह रहा हो कि आपके पास ये छोड़कर और कोई रास्ता इख्तियार आप कर नहीं सकते, अथवा आप किसी बंदिश में रहें। विशेषतः नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए ईशान विकास नाम का एक कार्यक्रम हमने तय किया है। इंटर्नशिप करवाएंगे उनको भारत सरकार के खर्चे पर। 2000 स्टूडेंट्स और 500 फैकल्टी मेंबर्स को भारत भर के आईआईटीज़, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, इसरो में भी
मुफ्त हमारे खर्चे पर उनके रहन सहन खान पान के साथ साथ ट्रैवल इत्यादि की योजना हम करेंगे, ताकि वो जाकर देखें कि इन इंस्टीट्यूट्स में आगे चलकर इनके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं अथवा पढ़ाई के क्या क्या आसार उनकी नज़रों में आते हैं। स्कॉलरशिप्स कई सारी हैं जो हमने प्रस्तुत की हैं। विशेषतः हमने देखा है कि अगर आप अखबारों की सुर्खियां पढ़ेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में लड़कियां थोड़ा लड़कों को पीछे छोड़ देती हैं, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन में लड़कियों का जो ट्रांजिशन होता है वो मात्र 22% तक ही सीमित है। इसलिए उड़ान नाम का एक कार्यक्रम हम 11 नवंबर को राष्ट्रपति जी के उपस्थिति में, एजुकेशन डे है उस दिन, देश को हम लोग विशेषतः देश की लड़कियां, SC ST माइनॉरिटी छात्रों के लिए ये कार्यक्रम करेंगे। उड़ान के माध्यम से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाने के लिए जितना भी IIT का रिसोर्स है, CBSE का रिसोर्स है, वो हमारे विद्यार्थियों को दिया जाएगा। और मात्र हाथ में रिसोर्सेज थमाने से ही हमारी जिम्मेदारी हम पूरी नहीं कर रहे। CBSE हेल्पलाइन और कॉल सेंटर्स चलाएगा, जिसमें जिन जिन छात्रों को, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को उड़ान के माध्यम से मदद दी जाएगी, उनके साथ वो निरंतर कॉल सेंटर के साथ संपर्क में रहेंगे। मान लीजिए किसी चैप्टर में डिफ़िकल्टी आती है तो आप कॉल सेंटर में बात कर सकते हैं। और वीकेंड पे हर एक स्टूडेंट को एक मेंटोर दिया जाएगा। आप हमारे उस सेंटर में जाके उस मेंटोर के साथ एक्स्ट्रा पढ़ाई भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के। सबसे बड़ा एक चैलेंज है एक्सेस टू एजुकेशन का। अगले एकेडमिक वर्ष में मूक्स, स्टूडेंट्स जानते हैं क्या है? मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। स्वयं नाम का एक प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है रजत जी, आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके पास ये जानकारी पहुंचेगी। स्वयं के प्लेटफॉर्म पे हम लोग IITs, IIMs, IISers, NITs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज चलाएंगी, जो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। मात्र कंप्यूटर या लैपटॉप का होना अनिवार्य नहीं है। वील मेक इट मोबाइल फ्रेंडली एज वेल, सो दैट यू कैन सी इट ऑन योर मोबाइल्स एंड इट विल बी गिवन फ्री। अगर आप उसका सर्टिफिकेशन चाहते हैं एग्जामिनेशन के माध्यम से, तो उस इंस्टीट्यूट में जाके अथवा निर्धारित सेंटर पे जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट वहाँ से मिल जाएगा। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि IIT की सुविधा और IIT से उत्पन्न हुई विद्या हमारे देश के नागरिकों को मुफ्त दिलवाई जाए, तो ये भी हम कर रहे हैं। लेकिन उन महिलाओं का क्या होगा, उन बहनों का क्या होगा जो आपको बहू के रूप में देखना चाहती हैं टीवी सीरियल में? वो महिलाएं भी शायद आज कहीं ना कहीं इस बात से खुश होंगी कि एक इंसान ने उनके आशीर्वाद से जीवन में इतना सफलतापूर्वक एक सफ़र तय किया। तो मैं विशेषतः उन महिलाओं को जिन्होंने रोते मुझे देखा और बड़ा सराहा, उनसे कहना चाहती हूँ कि आज जो मेरे चेहरे पर मुस्कान है वो उनकी बदौलत है और उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। ये सही है कि बचपन में 15-16 साल तक आप बड़े सादगी से, बड़े चुप रहती थी और फिर एक अचानक आपके जीवन में रिफॉर्म आया और आज जो इतने चटाचट जवाब देती हैं आप। बचपन में इतनी चुप नहीं थी रजत जी। मैं RK पुरम, जानता है कोई? RK पुरम दिल्ली में RK पुरम में रहती थी। मैं रहती थी सेक्टर 6 में, नाना जी का घर था सेक्टर 7 में। और इन दो सेक्टर्स के बीच का सफ़र जब तय करती थी शाम को, गली से कोई भी गुजरता हुआ लड़का कुछ बोल देता था तो उसकी पिटाई भी कर दी थी। इतनी शांत नहीं थी। उसके कुछ अंश आज भी मुँह पे कहीं ना कहीं ज़ख्म के हिसाब से हैं। लेकिन ये भी सच है कि जीवन में एक बदलाव ऐसा आया जब जीवन का रुख बदला। मेरे पूरे जीवन में जब मैं विशेषतः क्योंकि चुप रहती थी और किताबें पढ़ती थी, और मतलब नैन्सी ड्रू, हार्डी बॉयज़ भी होता था उसमें, जो अभी फैशनेबल शायद नहीं है इतना पढ़ना, लेकिन उस वक्त घर के आसपास के लोग और कुछ रिश्तेदार भी कहते थे लड़की पूरी की पूरी निकम्मी है। और मेरे नाना जी जो थे उनको बड़ा विश्वास था कि नहीं, ये लड़की एक दिन देखना कुछ बनेगी, और उनका देहांत हो गया। तो एक व्यक्ति जो मुझ पे विश्वास करता था, जब उसका देहांत हुआ तब मुझे लगा कि उनके जीवन का एक ही सत्य था, उनको लगता था कि मैं कुछ बनूंगी। तो मैंने कहा इतने साल ज़ाया कर दिए, उनके लिए कुछ बनना चाहिए ताकि उनको सच साबित कर सकूं दुनिया के सामने। जब आपने फैसला किया मॉडल बनने का, जब आपने फैसला किया ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेने का, तो कोई विरोध नहीं हुआ था घर से? हाँ बिल्कुल, घर से निकाला गया था। मेरे पिताजी ने कहा था कि मीडिया में वो लोग जाते हैं
जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो तब तक रजत जी से मिले नहीं थे। लेकिन चूंकि मेरे लिए एक वही व्यवसाय था जिसमें माता पिता किसी को जानते नहीं थे और मैं चाहती थी कि अपने दम पर कोई नौकरी करूं या काम करूं। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत लोगों ने देखा होगा ऐसे लोगों को जो कहते थे मेरे पता है मेरा बाप क्या करता है, और उनके माता पिता उनको कहीं नौकरी लगवा देते थे। मुझे उस बात से बड़ी तकलीफ होती थी और मीडिया ही एक ऐसा माध्यम था जहाँ पे मेरे माता पिता किसी को नहीं जानते थे। तो चूंकि मैं दिल्ली छोड़कर बम्बई जा रही थी तो पिताजी काफ़ी आक्रोशित थे। माताजी ने कहा कि नहीं, स्मृति को समर्थन करना चाहिए, लेकिन मैंने अपने माता पिता से एक ही बात कही। मैंने कहा कि जो मूल्य आपने जीवन में मुझे दिए हैं, जो आपने वैल्यूज़ दी हैं, अगर आपको उनमें विश्वास है तो मुझे जाने दीजिए। अब इन नौजवानों को ये और बता दीजिए कि जो पिताजी, मैं किसी को भड़का रही नहीं हूँ, घर जाके अपने माता पिता से मत कहना। मैं तो कह रहा हूँ उनको आप ये बताइए कि जो पिताजी जाने नहीं दे रहे थे उनसे 2 लाख रुपए कैसे झटक लिए थे आपने? नहीं, मैं कंपटीशन में एक्चुअली सत्य ये है कि मिस इंडिया आज मुझे देख के लगता नहीं कि मैं मिस इंडिया जा चुकी होंगी, लेकिन अच्छा, थैंक यू फॉर द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन उस वक्त जब मैं गई उस कंपटीशन में तब मुझे लगा कि अखबार में है, ऐड चले गए, हो गया काम ख़त्म। नहीं, लेकिन उसमें जेब में पैसा होना ज़रूरी था। इसका एहसास तब हुआ जब बम्बई पहुंची और पिताजी को फ़ोन करके कहा कि आ तो गई हूँ लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने कहा किसी अच्छे काम के लिए पैसा मांगती तो दे भी देता, इसके लिए मांग रही हो नहीं दूंगा। मैंने कहा हम लोग बार्टर सिस्टम कर लेते हैं, अगर उन्होंने कहा 1 साल के अंतराल में ये पैसा तुम लौटा दो तो मैं ये पैसा दे सकता हूँ, अगर ना लौटाया तो जहाँ कहूँगा वहाँ पर तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। डेंजरस। और मैंने इसको स्वीकार कर लिया और किस्मत की बात है कि वो 1 साल का अंतराल जब ख़त्म होने वाला था उससे 1 दिन पहले मेरी मंगनी करा दी गई और अंतिम दिन पर सास भी कभी बहू थी का मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो काम भी अपनी मर्जी का किया और शादी भी अपनी मर्जी से की? शादी करने में हाँ, मतलब मेरे माता पिता ने कहा कि हम जहाँ कह रहे हैं वहाँ कर लो, क्योंकि तुम्हारे आसार ऐसे दिखते हैं कि तुम्हें दिन रात काम करने के अलावा और वक्त मिलेगा नहीं। और मुझे लगता है कि आई एम टॉकिंग एज अ पेरेंट टुडे, यहाँ पे सब जो नौजवान बैठे हैं, मुझे लगता है आपके पेरेंट्स आपके जीवन में रुकावट नहीं बनना चाहते। उनको ज़िंदगी में जो चोट पहुँची है, उनको जो ज़िंदगी में तकलीफ़ हुई है, वो नहीं चाहते आपके पास वो तकलीफ़ पहुँचे। तो वो चाहते हैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस से सचेत कर दें। तो मेरे पेरेंट्स, आज जब मैं माँ बनी हूँ तो मुझे समझ आता है, सचेत करना चाहते थे, और स्पेशली ऐसी लड़की को जो अपने निर्णय बहुत पहले से खुद लेती थी। ये जो सास भी कभी बहू थी का इतना लोकप्रिय जो आपको रोल मिला, तो इसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ी या ये भी ऊपर से? नहीं, ये इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ी। और मुझे याद है कि जब मैं ऑडिशन के लिए गई थी तो चौकीदार से मैंने कहा कि उस वक्त, क्योंकि मुझे अचानक ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, तो मुझे आज भी याद है कि मुझे ऑडिशन मेरा लेने से इनकार किया गया था। एकता कपूर ने तो मुझे ऑफिस में 2 मिनट देखा और कहा ये तुलसी है, लेकिन उनके आसपास जो लोग काम करते थे उन्होंने कहा नहीं एकता, तुम पागल हो क्या, इस लड़की को देखो, बाल ऊपर पोनी टेल में बांधे हैं, टी शर्ट और फटी जीन्स पहनी है, चप्पल है और हाथ में किताब है। एक्टर के हाथ में किताब कैसे हो सकती है? और उन्होंने कहा कि आप इसको क्यों लेना चाहती हो? उन्होंने कहा इसका टेस्ट लो। तो जब मैं टेस्ट देने गई तो मुझसे कहा गया कि नहीं, यहाँ पर कोई स्मृति का नाम नहीं लिखा। तो मैंने कहा आप देखे तो किताब में नौकर के रोल की चेकिंग हुई, सास के रोल की चेकिंग हुई, लेकिन तुलसी के नाम की चेकिंग नहीं हुई। तो जब पन्ना पलटा गया, मैंने कहा तुलसी के नीचे किसका नाम लिखा? उन्होंने कहा वो स्मृति मल्होत्रा है। मैंने कहा वो मैं हूँ। तो मेरी चेकिंग, मतलब ऑडिशन किया गया, और फिर भी लोग इतने खुश नहीं थे कि मैं तुलसी बन रही थी। इनफैक्ट सीरियल की शूटिंग के शुरू होने के 1 सप्ताह बाद जब मैं स्वयं जा रही थी प्रोडक्शन के ऑफिस में, तो मुझे चौकीदार ने रोका था। तो कहा कहाँ जा रही हो? मैंने कहा वो जो तुलसी है, कहता वो किसी से मिलती नहीं है। मैंने कहा लेकिन मैं ही वो काम करती हूँ। तो मुझे जब भी किसी संस्थान में घुसने से चौकीदार रोकता है, मैं बड़ी खुश होती हूँ कि अच्छा संकेत है। लेकिन ये एक ऐसा रोल है जिसने आपको लोकप्रियता के शिखर पे पहुंचा दिया। तो जब पब्लिक रिस्पांस मिलता था तो कैसे रिएक्ट करते थे आप, परिवार वाले? नहीं, मेरे परिवार ने, हमने एक बात तय की थी कि घर की चौखट लांघेगा नहीं वो पात्र, घर की चौखट के बाहर रहेगा। मुझे आज भी याद है जब मिहिर मर गए थे सीरियल में, ये तो सब बहुत छोटे रहे होंगे तब, और देखा था। तो जब मिहिर मर गए थे, मेरी शादी नई थी,
और लोग सड़क पे पकड़ पकड़ के रोते थे, हाय मर गया, हाय मर गया। और ईरानी साहब मेरे साथ खड़े होते थे और कहते थे मैं तो जिंदा हूँ। मैंने कहा ईरानी की नहीं, वीरानी की बात हो रही है। जो आपकी एक इमेज बनी जिसमें मंगलसूत्र था, जिसमें सिंदूर था, जिसमें माथे पे बिंदी थी, जिसमें साड़ी थी, उसके ऊपर आपने कमल का बिल्ला लगा दिया। देखिए, जो मैंने माथे पे सिंदूर लगाया, गले में मंगलसूत्र पहना, वो अपने आप सौभाग्य की निशानी है। और अगर आप हमारे इतिहास को देखें, संस्कृति को देखें, तो सौभाग्य का एक प्रतीक या संकेत लक्ष्मी होता है। और लक्ष्मी तो हाथ पकड़ के नहीं आती, कमल पे बैठ के आती है। तो ये तो सही है कि वो जो लोकप्रियता आपको मिली थी उसका इस्तेमाल अपने राजनीति के लिए किया। नहीं, मुझे लगता है कि राजनीति में एक एक्टर का होना एक डिसएडवांटेज है अगर आप एक गंभीर सोशल एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होना चाहते हैं। क्योंकि जब एक्टर पॉलिटिक्स में आता है तब ये मान लिया जाता है कि वो गंभीर नहीं है। एक्टर पॉलिटिक्स में आता है तो ये मान लिया जाता है कि विषयों पर वो कोई परिचर्चा में ना भाग ले पाएगा, ना अपना मत अथवा पार्टी की जो मानसिकता है, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर कोई चर्चा कर पाएगा। तो मुझे लगता है एक सीरियस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते कि एक्टर होना डिसएडवांटेज है, एडवांटेज नहीं है। लेकिन ये उसी के एडवांटेज है ना कि एक छोटे पर्दे की बड़ी बहू को नरेंद्र मोदी ने पब्लिकली कहा ये मेरी छोटी बहन है। नरेंद्र मोदी ने किसी एक्टर को छोटी बहन नहीं कहा। आज एक सत्य कहती हूँ आपकी अदालत में, मुझे भी उसकी उम्मीद अथवा अपेक्षा या संभावना कभी जीवन में दिखी नहीं। ये वो व्यक्ति हैं, आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब अमेठी में उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे लिए अपने आप में चौंका देने वाला आशीर्वाद था। उन्होंने जिस भावना के साथ और जिस विश्वास के साथ ये आशीर्वाद दिया, सच कहूँ रजत जी, अगर आज आप चाहें और मुझसे कहें कि स्मृति ईरानी को दो चीज़ों में से एक को चुनना है, या तो मंत्री पद या तो छोटी बहन होने का आशीर्वाद, तो मैं वो आशीर्वाद स्वीकार करूंगी, कुर्सी नहीं। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान हैं भारत सरकार की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी पर इल्जाम है कि इनके पास अनुभव की कमी है। स्मृति जी, मंत्रियों को देखें तो आपकी छोटी उम्र और सबसे बड़ा मंत्रालय, ऐसा मंत्रालय जिसकी डिटेल्स देखें, इसमें 20 IAS अफसर हैं, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, UGC के 650 रिकॉग्नाइज कॉलेजेस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं 129। इतना बड़ी मिनिस्ट्री और अनुभव ज़रा भी नहीं। अगर अनुभव मात्र एक पैरामीटर होता रजत जी कि इंसान को नौकरी दी जाए अथवा कोई काम दिया जाए या कोई दायित्व दिया जाए, तो यहाँ पे से एक भी नौजवान को नौकरी मिलने की कोई संभावना नहीं। लेकिन ये एक्सपीरियंस कैन नॉट बी दी ओनली पैरामीटर। ये भी सत्य है कि एक्सपीरियंस की कमी है, और जिस प्रकार से मैंने काम करने का प्रयास किया है उसमें कोशिश ये की है कि मंत्री का काम होता है एक फैसिलिटेटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करना, जहाँ पर जिन अफसरों की फहरिस्त आपने पढ़ाई उनमें से अनुभवी एक्सपर्ट्स, अफसर, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, इन सबको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और इनके लिए शिक्षा के जितने भी साधन हैं वो कैसे सुविधाजनक रूप से उनके पास पहुँचे, उसके ऊपर उन सब के साथ चर्चा करके अथवा उन सब के एक्सपीरियंस का फायदा उठा के काम आगे करना। लेकिन स्मृति जी, पहले देखिए इस मिनिस्ट्री में कौन कौन होगा। डॉक्टर VKRV राव, प्रोफेसर नूरुल हसन, डॉक्टर करण सिंह, कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील थे, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने जानकार लोग इस मंत्रालय में रहे। देखिए, एक वकील तो, और मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहती हूँ, इतने पढ़े लिखे थे कि उन्होंने देश को बताया कि 1,75,000 करोड़ का स्कैम इक्वल 0। तो थैंक गॉड मैंने अपने एक्सपीरियंसेस को इस प्रकार से जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया। लेकिन जितने लोगों की आपने मुझे अभी लिस्ट पढ़ाई नामों की, उनमें से कितनों के पास मंत्री HRD होने का एक्सपीरियंस रह चुका था। लेकिन उनको शिक्षा, सबके नाम क्या जो डॉक्टर लगा हुआ था। नहीं, डॉक्टर तो मैंने कहा ना, वो जो जिनके सामने वकील लगा था उन्होंने क्या किया। मुझे ये बताइए कि अगर वो सब के सब डॉक्टर थे और विद्वान थे, तो आज शिक्षा हमारे देश में इतनी बीमार क्यों है?
मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस के लोगों ने कहा कि एक ऐसी महिला को एचआरडी मिनिस्टर बना दिया जो अनपढ़ है। मुझे लगता है कि आपको अनपढ़ की भी एक परिभाषा करनी होगी रजत जी। मैंने ज़िंदगी की स्कूल में ये सीखा कि इंसान की अहमियत अथवा उसके सपनों की ताकत को आप एक कागज़ से नहीं नाप सकते। मुझे लगता है कि अगर किसी के प्रति द्वेष ना रखना अनपढ़ होना है तो ये सत्य है मैं अनपढ़ हूँ। अगर बड़ों का सम्मान करना अनपढ़ होना है तो ये सत्य है मैं अनपढ़ हूँ। अगर अपने दम पे ज़िंदगी जीना और अपनी किस्मत को खुद लिखना अनपढ़ होना है, मतलब हाँ मैं अनपढ़ हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ। मैंने आपके स्कूल की मार्कशीट निकाली। क्यों? 91 में पहले आप अपनी मार्कशीट दिखाइए। मेरी मार्कशीट में आपको बहुत मेरिट मिलेगा। 10वीं क्लास में 500 में से 290, 290, 58% अच्छे मार्क्स थे। 93 12th में और अच्छे थे, 500 में 226, 65% मार्क्स थे। इतने अच्छी पढ़ने वाली स्मृति ईरानी कॉलेज क्यों नहीं गई? गई थी, बीच में इसलिए छोड़ा क्योंकि नौकरी किसी और शहर में लगी। और जो लोग शहर बदलते हैं उन्हें पता है कि एक यूनिवर्सिटी से दूसरे में जाने के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, और ट्रांसक्रिप्ट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेते लेते बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन हाथ में वो कागज़ नहीं आता। लेकिन आप मंत्री हैं, अब तो कुछ करें इसके लिए। मैं कर रही हूँ। स्टूडेंट्स को खुशी होगी ये जानते हुए कि पहली बार 11 नवंबर को वी आर डूइंग अ क्रेडिट फ्रेमवर्क ऑफ इक्विवेलेंस, कक्षा 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक। अगर आप कोई स्किल लेते हैं और उस स्किल को काम में लगाते हैं तो हम आपके वर्क टाइम को भी क्रेडिट के रूप में मानेंगे और आपको सीमलेस ट्रांसफ़र फिर वापस आपके एजुकेशन सिस्टम में देंगे। कक्षा 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये जो हमारा स्किल क्रेडिट ट्रांसफरेंस फ्रेमवर्क है, ये हम लोग 11 नवंबर को सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। सीमलेस क्रेडिट ट्रांसफ़र बनाने वाले हैं पूरे देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। इसका मतलब आपने एक वर्ष दिल्ली में पढ़ा तो दूसरा वर्ष आप बिहार में, बंगाल में अथवा तमिलनाडु में पढ़ सकते हैं। यू विल नॉट लूज़ अ ईयर एट ऑल। लेकिन आपने पढ़ाई छोड़ी, इसके लिए कांग्रेस के लोगों को बहुत तकलीफ है। उनका कहना है कि जिनकी अभी अभी नौकरी गई है उनके तकलीफ का होना उनकी तकलीफ का। मुझे लगता है रजत जी, हम लोग काफ़ी मुझे लगता है जो व्यक्तिगत कभी ना कभी प्रहार होता है, राजनीति में एक व्यक्ति को उसको पचाने की हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। हम पब्लिक लाइफ में हैं, वी विल बी टारगेटेड एंड अटैक्ड, लेकिन उस टारगेट का उद्देश्य एक ही होता है कि काम से आपका ध्यान जो है वो हट जाए। तो मुझे इस बात का रंज नहीं है कि मुझे टारगेट किया गया। अगर मुझे इस बात का रंज होता अथवा कष्ट होता तो मुझे राजनीति में होने का कोई अधिकार नहीं है। आपके विरोधियों को कष्ट इस बात का ही है कि जो लड़की जनपद पर 200 रुपए में कॉस्मेटिक्स बेचती थी, इस देश की सबसे बड़ी कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए। मुझे आज भी याद है जब मैं दिल्ली छोड़ के जाना चाहती थी नौकरी की तलाश में बम्बई, अथवा ये 200 रुपये कॉस्मेटिक्स बेचने की जब आप बात कर रहे हैं, तो मेरे अपने एक परिजन ने कहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने कैसे सोच लिया ये संभव है। तो मुझे लगता है कि आज जो मैं जब लोगों से मिलती हूँ तब कहती हूँ कि कभी मत सोचो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। अगर तुम्हें लोग कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तो बोलो कि जो भी होगा इसका परिणाम अच्छा या बुरा, उसको भुगतने की ताकत आप में है, तो अपनी ज़िंदगी अपने दम पर जियो, क्योंकि एक ही ज़िंदगी मिलती है, वो ज़िंदगी किसी की मोहताज नहीं होनी चाहिए। उस ज़िंदगी के मैंने अपने पिताजी से कहा, मैं अपने जीवन का निर्णय लूं और उसका परिणाम भुगतूं, वो मुझे स्वीकार है। निर्णय आप लें और परिणाम मैं भुगतूं, उसको पचाने में थोड़ी दिक्कत होगी। जरूर उम्मीद है आप। ऑडेसिटी इज ऑलवेज अटैक्ड, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जेलसी तो आपकी अपनी पार्टी में भी होती होगी। नहीं, मुझे नहीं लगता, अगर होती तो आज मैं यहाँ बैठी नहीं होती। लोग नहीं कहते कि मक्खन लगा के मंत्री बन गई। वो लोग जो ये कहते हैं वो शायद मेरे संगठन को समझते नहीं हैं। हमारी पार्टी में वही व्यक्ति कोई नया दायित्व पाता है जिसने पुराने दायित्व में अपने जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उसका निर्वाह ढंग से किया।
और संगठन की मर्यादा में रहकर किया। तो जो लोग इस प्रकार का आरोप लगाते हैं आपके माध्यम से, उनसे कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे संगठन को समझा नहीं। आपकी अदालत में यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी पर इल्जाम है कि ये आरएसएस के एजेंडा पर चलती हैं। स्मृति जी, कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर का एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था टीवी पे। वो कह रहे थे कि नागपुर से पूरा आरएसएस आकर शास्त्री भवन बैठ गया, हाय हाय अब क्या होगा। मैं जिन बातों में तथ्य नहीं है उसके ऊपर चर्चा करके जिह्वा पे जो सरस्वती विराजमान होती है उसका अपमान भी नहीं करना चाहते। तथ्य कैसे नहीं है? आरएसएस के 11 संगठनों के 22 प्रतिनिधि आपको मिले, उन्होंने आपको सलाह दी, सुझाव दिया कैसे एचआरडी मिनिस्ट्री चलानी है। अगर आप मेरे पूरे दिनचर्या को देखें और अगर आप मेरे पूरे शेड्यूल को देखें तो मुझसे परिचर्चा करने आने वालों में से कांग्रेस के नेताओं का नाम भी शामिल है, लेफ्ट के नेताओं का नाम भी शामिल है, लेफ्ट की यूनियंस भी उसमें आपको दिखाई देंगी, कांग्रेस के नेताओं के प्रतिनिधि मंडल भी उसमें दिखाई देंगे। तो ये आपकी नज़र पे डिपेंड करता है कि आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि मैं किसका एजेंडा चला रही हूँ। अंत में मेरा एजेंडा मात्र ये है, जिस शपथ समारोह का आपने एक दर्शन आज करवाया ओपनिंग कैप्सूल में, वो शपथ मैंने भारत के संविधान की ली थी। और भारत का संविधान ये कहता है कि जात पात धर्म इन सब के भेदभाव से उठकर सारी की सारी जनता को न्याय की दृष्टि से देखो और उनके लिए काम करो। ये सच नहीं है जिसका मैंने जिक्र किया। आरएसएस के 11 संगठनों के लोग आपको मिले, 22 लोग मिले। मैं आरएसएस के लोगों से मिलती हूँ, मैं लेफ्ट के लोगों से मिलती हूँ, मैं कांग्रेस के नेताओं से मिलती हूँ, लेकिन सुनती सिर्फ आरएसएस की है। मणिशंकर सर से आप बोलिए, और मैं सर इसलिए कह रही हूँ मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, अनुभव में बहुत बड़े हैं, उनसे कहिए कर्नाटक में एक कांग्रेस के एमपी हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहती, वो बेचारे 10 साल से अपने लोकसभा क्षेत्र में एक बेचारे केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रयास कर रहे थे। मेरे पास आए रजत जी, एक दिन में वो जो प्रयास कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष को हमने समाप्त किया। 10 साल से कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन समाधान हमने दिया। इस भावना से अगर मैं बैठी रहती कि ये कांग्रेस के हैं, इनके यहाँ पे समाधान नहीं देना चाहिए, तो नुकसान उन बच्चों का होता जो स्कूल में पढ़ने जाना चाहते हैं। तो मेरा दृष्टिकोण, एक और उदाहरण, उरी कश्मीर में एक केंद्रीय विद्यालय ऐसा था जहाँ पे कक्षा 10 तक ही स्कूल था, 11-12 कक्षा नहीं था। बच्चों को श्रीनगर तक चल के जाना पड़ता था अथवा बस में जाना पड़ता था या माता पिता को परेशान करना पड़ता था। हमारे दृष्टि में जब ये बात आई, हमने 3 घंटे में कक्षा 11 और 12 शुरू की और 11th स्टैंडर्ड का एकेडमिक सेशन इसी साल शुरू कर दिया 3 घंटे में। मैंने उस वक्त नहीं सोचा कि नहीं भाई वहाँ पे मैं बाद में खोलूँगी जब चुनाव से पहले मुझे कोई ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे। इसलिए मेरी दृष्टि से वो सारे काम जिससे मैं जनता के लिए, और विशेषतः जब मैं मंत्रालय में आई तो अफसरों ने मुझसे पूछा आपका एजेंडा क्या है। मैंने कहा मेरा एजेंडा यह है कि मेरे मंत्रालय के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स पॉलिटिशियंस नहीं हैं, स्टूडेंट्स हैं, और वो माँ बाप हैं जो मेहनत करते हैं ताकि ये बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकें। मेरा एक ही एजेंडा है, वो ये बच्चे हैं जो यहाँ बैठे हैं और वो माँ बाप हैं जो इस वक्त आपका कार्यक्रम घर पे देख रहे हैं। उनका आरोप ये है कि आप आरएसएस कहने से देश का इतिहास बदलने की कोशिश कर रही हैं। देश के इतिहास में जो पश्चिमी दृष्टि से लिखा गया उसको बदल करके हमारे हीरोज आपके पास कोई प्रमाण है? मेरे पास तो उनके बयान है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आज मैं कटघरे में बैठी हूँ और चूंकि कानून आंखों पे पट्टी बांधकर न्याय करने वाली एक धारणा हमारे समाज में अथवा हमारे देश में है, तो इतना ही कहना चाहूँगी कि इल्ज़ाम जो आप लगा रहे हैं उस इल्ज़ाम का समर्थन करने के लिए एविडेंस ला दीजिए। ये देखिए एविडेंस। वरना ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट है जिसने लिखा है, खाली दामन पर तो कीचड़ हर कोई उछालता है, और कमल की खूबी ये है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। मैं आपको एविडेंस देता हूं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की हेडलाइन है, आरएसएस मीट्स एचआरडी टेल्स मिनिस्टर टू करेक्ट हिस्ट्री। और अगर आप उसकी डिटेल पूछना चाहें तो उन्होंने कहा कि मेरा बयान है। नहीं, आपका बयान नहीं है, अखबार की रिपोर्ट है। मैं आपसे जो सवाल कर रही हूं, बात तो सुन लीजिए। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप उल्टा करते हैं। इसे मेरा बयान है। नहीं, आपका बयान नहीं है।
इसमें लिखा है मेरा बयान ये है आरएसएस के नहीं, नेताओं के सेकंड, साथ में मेरा बयान छठी है। मीटिंग थी। ये मेरा बयान है। आपका बयान तो आज ले रहा हूं ना नहीं, मैं। मेरा बयान है, इसमें है। इसके आधार पे आप आक्रमण कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, जिस बात के आधार पे आप आक्रमण कर रहे हैं उस पूरे आर्टिकल में मेरा बयान है। मैं आपका बयान ले रहा हूं। So the fat lady has not sung yet, sir. When I sing, then we'll know what is going to happen. आपने मेरे इल्जाम का जवाब दे दिया। क्या आरएसएस के कहने से आप इतिहास को करेक्ट करेंगी, रीराइट करेंगी? मैंने संसद में जवाब दिया है कि करिकुलम के विषय में जितने भी एकेडमिशियंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो विधिवत बैठ के हमारे सभी एक्सपर्ट्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, केब जैसे एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के चर्चा करेंगे कि भारत में शिक्षा नीति कैसी होगी। मैं इतना भी कहना चाहती हूँ कि बार बार आपका जो संघ के नाम से मेरे ऊपर प्रहार है, मैं आज बड़े गर्व के साथ सबके सामने कह रही हूँ, मैं एक स्वयं सेवक की नाती हूँ, मैं शाखा जा चुकी हूँ। और अगर आपको लगता है कि संघ कोई देश विरोधी काम करता है तो मैं उसका पूरी तरह से खंडन करती हूँ, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में उन लोगों ने भी बहुत सारा खून पसीना बहाया है, जिन लोगों ने कभी भी सत्ता की कुर्सी के लिए संघर्ष नहीं किया। देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो, देश में जनता को न्याय मिले, इसलिए उन्होंने काम किया है। अगर उनसे मिलना अपराध है, अगर राष्ट्रभक्तों से मिलना अपराध है, तो आज मैं इस अदालत में कहती हूँ कि मुझे सूली से लटका दीजिए, मुझे वो भी मंजूर है। मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, क्या मेरा जवाब जो संसद में दिया गया है जी। वो आप पढ़ सकते हैं कि करिकुलम अफेक्ट होगा तो मात्र और मात्र एक्सपर्ट्स और एकेडमिशियंस ही उसके ऊपर बैठ के चर्चा करेंगे। बहुत सारे सुझाव लोग क्या आ रहे हैं। मैंने स्वामी रामदेव का एक स्टेटमेंट देखा, उन्होंने मांग की है कि एक अलग नेशनल बोर्ड बनाया जाए, ऐसा बोर्ड जिसमें मॉडर्न एजुकेशन और वैदिक एजुकेशन दोनों साथ साथ हो सकें। ये मांग आपके पास आई है, मेरे पास अभी आनी बाकी है। ये अखबार में छपी, आप कहें तो मैं आपको दे देता हूँ। नहीं, मैं आपको बताऊं, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं जूनियर जर्नलिस्ट रह चुकी हूं, और आरती जी जो जज बैठी हैं वो भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अखबार में छपी हर बात का विश्वास मत करो। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, जब आप कहती हैं ना कि अखबारों पर भरोसा न करें, हर बात पे भरोसा मत करो। हर बात बोला कि नहीं, राइडर था उसमें, लेकिन मेरे विटनेस ही बैठे सामने। स्मृति ईरानी की हर बात पर भरोसा कर लें। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे लिए भी एविडेंस लाइए, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, जब आपको संतोष होगा तब विश्वास। आपकी अदालत में यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी पर इल्जाम है कि इनके राज में स्कूलों का बुरा हाल है। स्मृति जी, कई साल से स्कूलों की हालत हम देख रहे हैं, और ये आपके वक्त की नहीं, 2010 की एक रिपोर्ट है, एनजीओ प्रथम की रिपोर्ट। पहली क्लास के 44% बच्चे अक्षरों को पहचान नहीं पाते। गांव के इलाकों में 5वीं के बच्चे 50% बच्चे ऐसे निकले जो दूसरी क्लास की किताबें पढ़ नहीं पाते। सवाल ये उठता है कि रिपोर्ट 2010 में आ गई थी, 2014 तक उस पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो सवाल अपने आप में राजनीतिक है, इसलिए वो सवाल मैं छोड़ देती हूँ। हमने क्या किया वो बतलाना चाहूँगी। पढ़े भारत बड़े भारत नाम का एक कार्यक्रम अगस्त 2014 में शुरू किया, जो अर्ली रीडिंग, राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन को कक्षा 1 से लेकर 3 तक एड्रेस करता है। 6 से लेकर 8 तक जो हमारे ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैथ्स और साइंस में उनका लर्निंग आउटकम कैसे बेहतर हो सकता है, इसके ऊपर काम कर रहा है। कोचीन में सीबीएसई का एक नया पोर्टल रजत जी शुरू किया, जिसका नाम है सारांश, जिसमें कक्षा 9, 10, 11, 12 में 2007 से लेकर वर्तमान तक सभी सीबीएसई के स्कूल्स में सभी स्टूडेंट्स का स्टूडेंट वाइज, सब्जेक्ट वाइज आउटकम पड़ा हुआ है। बी वेरी केयरफुल। हमको पता है कि आपको कहाँ कहाँ असिस्टेंट्स की ज़रूरत है, और उस असिस्टेंट्स को स्कूल आंकेगा कि उनको कोर्स करेक्ट कितना करना है अपने स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए। हमने कंपैरेटिव भी दिया है, उस स्कूल का कंपैरिजन उस स्टेट के स्कूल्स के साथ, रीजन के स्कूल्स के साथ और नेशनल स्कूल के साथ। मैंने सीबीएसई चेयरमैन को एक निवेदन किया, मैंने कहा हमारे पेरेंट्स जो हैं वो मात्र 3 महीने के अंतराल में पेरेंट टीचर मीटिंग में जान पाते हैं कि स्टूडेंट की दुविधा क्या है अथवा चैलेंज क्या है। कई बार बच्चे बतलाना चाहते हैं माता पिता को, लेकिन बोल नहीं पाते कि मुझे इस सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने सीबीएसई के चेयरमैन से कहा कि आप पेरेंट्स को भी इस डेटा का एक्सेस दीजिए उनके बच्चे के लिए,
ताकि वो लर्निंग आउटकम सब्जेक्ट वाइज अपने बच्चे का हर माह चेक कर सके और बच्चे के साथ फिर चर्चा कर सके अथवा स्कूल के साथ चर्चा कर सकें कि बच्चे को कहाँ मदद की ज़रूरत है। साथ ही शाला दर्पण नाम का एक कार्यक्रम हम अगले एकेडमिक ईयर में शुरू कर रहे हैं। शाला दर्पण के अंतर्गत रजत जी, देश के इतिहास में पहली बार स्कूल्स जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एडेड हैं उसमें माता पिता को मोबाइल के माध्यम से जिस भाषा में वो चयन करते हैं उस भाषा में बच्चे के क्लास का दिन का अटेंडेंस, बच्चे के क्लास का टाइम टेबल, होमवर्क सबमिट हुआ है नहीं हुआ उसकी जानकारी, साथ ही अगर कोई और आपका क्या एग्जामिनेशन होने वाला है। कई बार होता है कि यू फॉरगेट और यू लास्ट मिनट गेट दैट इन्फॉर्मेशन, क्या एग्जामिनेशन होने वाला है और उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ये सारी जानकारी मोबाइल के माध्यम से, शाला दर्पण के माध्यम से लेकिन स्मृति जी ज्यादा समस्या, मैं बच्चों को इतना कहना चाहती हूँ कि वी डोंट वांट इट टू बी हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू, वी वांट दोज आउट। कई बार क्या होता है कि हम लोग बात नहीं कर पाते हैं तो उस बात को फैसिलिटेट करने के लिए, और स्कूल्स की जहां तक बात ये है, प्रॉब्लम पढ़ने वालों की नहीं है, ये पढ़ाने वालों की भी इसमें गतिविधि आप देखिए, मैं आपको एक टीचर की तस्वीर दिखाता हूँ। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपको टीचर्स के भी उसमें से मिलेंगे। ये श्रीनगर के एक स्कूल की तस्वीर है, मास्टर जी कुर्सी पे बैठे हैं, बच्चे उनके पैर दबा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं। और ऐसी तस्वीरें गांव के स्कूलों में लगातार देखने को मिलेंगी और समस्या टीचर्स की है। मैं आपकी बात से पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ और सहमत भी हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक एटीट्यूडनल शिफ्ट की ज़रूरत है। हम लोग एक नया टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें इन सारी बातों का ख्याल रख रहे हैं, साथ ही एकेडमी अलग से शुरू कर रहे हैं टेक्निकल और साइंटिफिक एजुकेटर्स के लिए, लेकिन एक माइंडसेट शिफ्ट की ज़रूरत है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और मुझे लगता है उसी का एक रिफ्लेक्शन आपने 5 सितंबर को देखा जब प्रधानमंत्री ने देश भर में, हमने मात्र 7 दिन में वो कार्यक्रम किया था, बहुत हंगामा हुआ कि ये क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री जी स्कूली बच्चों को अब सिखाएंगे और ये संघ का एजेंडा, ये सब चर्चाएं हुई। लेकिन जब जनता ने उस कार्यक्रम को देखा, उसमें स्कूल के बच्चे जो हैं वो खुद प्रधानमंत्री से वार्तालाप कर रहे थे। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि लगभग 8.5 लाख स्कूल्स में हमने करीबन 9.5 करोड़ विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री की परिचर्चा उस दिन करवाई। हम चाहते हैं कि टुडेज यूथ बिकम्स टुमारोज टीचर्स और उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी इन ट्रेनिंग। रजत जी, पहली बार हमने सेक्टर स्किल्स काउंसिल की स्थापना की है जिसमें राष्ट्र भर के जितने रीजन्स हैं और इंडस्ट्री से बात करके इंडस्ट्री वाइज, रीजन वाइज हमारे छात्रों को क्या स्किल्स चाहिए उसको निर्धारित किया है। उस स्किल को पाने के लिए छात्र को क्या ट्रेनिंग चाहिए, वो ट्रेनिंग मॉड्यूल, और उनमें से जो छात्र ट्रेनर्स बनना चाहते हैं, टीचर्स बनना चाहते हैं, वो कंपोनेंट भी है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा चुनौती का विषय है। एक बात कहना चाहूँगी, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है हमारे संविधान में, मतलब दायित्व प्रदेश की सरकार का होता है, लेकिन हम अपने दायित्व से पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं। तो अपनी ओर से हम पूरे राष्ट्र के स्कूलों का GIS मैपिंग करा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं सैटेलाइट से, ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन सी आबादी ऐसी है जहाँ पर स्कूल की क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल हालत है। 13 राज्यों में हो चुका है, 8 राज्यों में अभी चल रहा है और बहुत ही जल्द अगले एकेडमिक ईयर तक हम ये पूरा का पूरा देश का GIS मैपिंग हमारे स्कूल्स का कर लेंगे। तो कोर्स करेक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरली और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने स्टूडेंट्स को नेशनल ई-लाइब्रेरी बनाने वाले हैं जिसमें देश भर में जितनी किताबें हैं, आर्काइव्स में जितनी किताबें, हमने यूनेस्को से निवेदन किया, यूनेस्को ने हमारे निवेदन को स्वीकारा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितनी किताबें हैं वो डिजिटाइज ढंग से आपको आपके PC पे अथवा मोबाइल पे मिलेगा। यू कैन एक्सेस बुक्स फ्री। आप कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, एक मैंने रिपोर्ट देखी जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखी है स्कूल के बच्चों ने, उन्होंने लिखा है कि अंकल टीचर क्लास में कम, फेसबुक पर ज़्यादा दिखती हैं। मुझे अंदाज़ा है, लेकिन इस बात का आश्वासन आपके माध्यम से सबको दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हमने प्रॉब्लम्स को रिकग्नाइज नहीं किया है और ऐसा नहीं है कि रिकग्नाइज करके ही संतोष कर रहे हैं। वी आर अप्लाइंग आवरसेल्व्स टू सॉल्यूशंस आल्सो। आपको इस बात का अंदाजा है कि बिहार में 20,000 टीचर ऐसे पकड़े गए जिनकी डिग्री फौज थी? उसमें हमने इंक्वायरी शुरू की है, लेकिन ये प्रदेश की सरकार के अंतर्गत आता है तो आपको वहाँ के मुख्यमंत्री को बुला के उनकी ग्रिलिंग करनी पड़ेगी। और दूसरा हमने देखा वहाँ 10,000 टीचर्स ऐसे हैं
जिन्स का जब टेस्ट लिया गया 5वीं क्लास का, वो पास नहीं कर सके। मैं इतना ही कहूँगी कि चैलेंजेस हैं हमारे सिस्टम में। जो नेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है टीचर्स का, उसका भी इस वक्त रिव्यू चल रहा है कि अपने टीचर्स को हम कैसे एनेबल कर सकें। जो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज की मैंने बात की, उसमें टीचर्स ट्रेनिंग का भी एक कंपोनेंट है, ताकि जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जो NIT में प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनको इनेबल करने के लिए वो IIT में भी रिसर्च कर सकते हैं। ऐसे हम लोग कई आयाम नए खोल रहे हैं टीचर्स के लिए। तो कोशिश मेरी यही है कि एक तरफ टीचर्स को हम लोग और सशक्त करें और दूसरी ओर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा अपने छात्रों को पहुँचाएँ। आपके पास ये जानकारी है और अगर आप टीचर्स को सशक्त बनाने की कोशिश कर रही हैं तो अच्छा काम होगा ये। मेरी बस यही उम्मीद है कि हम जो जो प्रयास कर रहे हैं, अब तक का मेरा अनुभव ये है कि सभी प्रदेशों की सरकार ने मुख्यतः हमारा समर्थन किया है। आगे भी अगर कम से कम शिक्षा की नीति पर हम सब मिलजुल कर काम करें तो राष्ट्र के हित में ये हमारा सबसे बड़ा तो सबका प्रदेशों में योगदान एक के बाद एक आप अपनी पार्टी की सरकार बनवाती जा रही हैं। मैं नहीं बना रही हूँ, ये मोदी मैजिक है। अब जनता से पूछते हैं, इनके यंग स्टूडेंट्स हैं, इनके मन में जो सवाल है। या मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो भी हम यूनिवर्सिटी में 12th क्लास पास करने के बाद एडमिशन लेने जाते हैं, कई कास्ट ऐसी है जिनको रिजर्वेशन मिलता है, जनरल कास्ट वाले ऐसे उनको कोई कोटा नहीं होता, उनका कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो ये मेरे को एक बायसनेस नज़र आती है कि जनरल वाले भी इतनी मेहनत करते हैं, भाई 90% जब जनरल वाले ला सकते हैं तो क्या OBC जो बैकवर्ड और OC जो भी। हमारे समाज में कई वर्ग ऐसे हैं जिन्हें सामाजिक कई चुनौतियों से गुजरना पड़ा। आज रजत जी टीचर्स का उल्लेख कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी उदाहरण हुए हैं जहाँ पे आपकी जाति के आधार पर आपको कुएं से पानी भी निकालने की अनुमति नहीं है। तो सरकार का काम ये होता है कि जहाँ पर ये चुनौतियाँ हैं वहाँ मदद का हम एक एडिशनल हाथ बढ़ाएं, जिसे अंग्रेज़ी में एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। लेकिन हाँ, एक चुनौती सब विद्यार्थियों के सामने है कि वो पढ़ना और आगे चाहते हैं। कई बार सीट्स की कमी होती है, कई बार जो सपना लेके संस्थान में जाते हैं देखते हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। प्रोस्पेक्टस में तो बड़ा ग्लॉसी लगता है, लेकिन जाके देखते हैं, होता है कई बार, जाके देखते हैं कि ये गड़बड़ है। आज तक जितने भी संस्थाएं, UGC जो रेगुलेटर है और AICT जो रेगुलेटर है टेक्निकल एजुकेशन के, जितने भी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं जिनको ये अधिकार है कि वो डिग्री दे सकें, उनके बारे में कितनी सीट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी मेंबर कौन है, ये सारी जानकारी एक ही वेबसाइट पे नो योर कॉलेज के माध्यम से आपको मिलेगी। अगर आप वो विद्यार्थी हैं जिसके साथ कोई बदसलूकी हो रही है अथवा जिसको कोई चैलेंज हो रहा है या जिसने जो देखा वेबसाइट पे वो सुविधा उस कॉलेज में नहीं पाई, तो एक कंप्लेंट का भी एक कॉर्नर है जिसमें आप जाके मदद मांग सकते हैं और रेगुलेटर आपको आके मदद देगा। तो एक तरफ हम मदद करें उन विद्यार्थियों की जिन लोगों ने सामाजिक तौर पर बहुत सारी कठिनाइयों को झेला, दूसरी ओर हम मदद कर रहे हैं उन विद्यार्थियों की जो बहुत ही लिमिटेशन में पढ़ाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। उसका तीसरा आयाम है ये जो मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज जो मैं कह रही हूँ, वो कि अगर आपके पास एक इंस्टीट्यूशन के लिए एक्सेस नहीं है तो कम से कम आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं और शायद जैसे मैंने काम किया आप काम भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि आप भी ऐसे स्कूल में पढ़ी जो टेंट में चलता था, लेकिन आज अब आप भी सारी पोल एक जगह खोल देंगे तो कैसे चलेगा। आज भी हजारों स्कूल ऐसे हैं जो टेंट में चलते हैं। आपने कहा कि मैपिंग कराएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन कब तक और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए फंड्स कहाँ से आए? फंड्स हमने हैं हमारे मंत्रालय में और ये एक मुझे लगता है 3-4 महीने में और समाप्त हो जाएगा। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चलाया स्मृति ईरानी पर। उनसे पूछा देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टीचर्स के प्रॉब्लम्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में। उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स हमें बताई हैं जो सरकार ने शुरू की है। एक मौका ऐसा आएगा जब आपकी अदालत में फिर से स्मृति ईरानी को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे इन स्कीम्स का हुआ क्या, कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ। लेकिन इस वक्त फैसला आज के मुकदमे पर आज की जज आरती जयरथ का। स्मृति ईरानी, आपने अपना मुकदमा बहुत अच्छे से लड़ा है। सवाल मुश्किल थे, आपके जवाब स्मार्ट, विटी और इंफॉर्मेटिव थे। आपकी सफलता का राज आज समझ में आया। यू आर फ्री टू गो, लेकिन छोड़ते समय ये अदालत कुछ सलाह भी देना चाहती है। सलाह ये है कि आप कंट्रोवर्सी से दूर रहिए। ये लेफ्ट वर्सेस राइट वाली जो लड़ाई है इसमें मत डूबिए। ये अदालत जानती है कि एजुकेशन में चैलेंजेस बहुत है, पर उम्मीद ये करती है
कि आप हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम जल्द से जल्द बनाएंगी और भारत को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हब बनाएंगी। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि स्मृति ईरानी इस देश में हमारे शिक्षकों को, हमारे स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को एक अच्छा भविष्य देंगी, एक ऐसा माहौल जिसमें सब लोग अच्छे से शिक्षा पा सकें, कुछ बन सकें, रोजगार पा सकें, ऐसी प्लानिंग, ऐसी तैयारी उनकी है और इन स्कीम्स का हम इंतजार करेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।